सीएम योगी आज पहुंचेंगे कोटद्वार। सेफ्टी सिक्योरिटी के सवाल में फंस गई उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा संशोधित परिणाम हो जारी। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से दून में ट्रेनें फुल। आरटीओ प्रशासन के सख्त निर्देश। यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने पर परमिट होगा निरस्त। लखनऊ में आईजीआरएस पर फर्जी रिपोर्ट लगाने से मचा हड़कंप। पीड़ित ने डीएम से फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दून से गौचर तक हेली सेवा शुरू। करीब 3 साल बाद फिर से शुरू हुई हेली सेवा। और उत्तराखंड में आज मौसम लेगा करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से, जहां मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल द्वारा मस्जिदों और मदरसों में मंदिरों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग के बाद मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। सांसद का कहना है कि सुरक्षा के मानकों में धार्मिक स्थल को अलग नहीं रखा जा सकता, इसलिए मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा सभी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। हरिद्वार के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने गोविल की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सीसीटीवी सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य हैं और हर धार्मिक स्थान पर लगने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है और अपराध की स्थिति में पुलिस को जांच में बड़ी मदद मिलती है। रूपेंद्र प्रकाश ने सभी धर्म गुरुओं और राज्यों की सरकारों से अपील किया है कि बिना भेदभाव सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। रामायण काल के सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने राम का चरित्र निभाया और मेरठ से लोकसभा के सांसद अरुण गोविल जी की जो चिंता है वो इस देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूरे देश में उन्होंने जो एक सवाल किया है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में कैमरे लगे हुए हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। मस्जिद है, मदरसा है, पूरे देश के सभी स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर देहरादून में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के घंटाघर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर और पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता सदस्यों में से रहे हैं, निर्माता रहे हैं, सामाजिक न्याय के महान पुरोधा और करोड़ों शोषितों वंचितों की आवाज थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समानता, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर दिया था। बाबा साहब ने हमें समानता का रास्ता दिखाया। उन्होंने समाज के शोषित वर्ग को आवाज दी। आपको पता है कि हम तो कुछ कहने योग्य है नहीं। आपको तो संविधान के ज्ञाता है वो। आज के दिन उनको पुण्यतिथि दी जाती है हर वर्ष की तरह, और आप मानते हो आज की डेट में उनके साथ या हमारे लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, अगर आज वो ना होते तो हम कहीं नहीं होते हिंदुस्तान में। आज जो भी कुछ है उनकी बदौलत है। भीमराव जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, हम उसे सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार बाबा साहब ने एक संविधान को लिखा और वो संविधान पूरा इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड जिसको मानता है, और उन्हीं के सहारे आज ये भारतवर्ष और बहुत सारे देश चल रहे हैं, उनमें छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत सारी चीज़ें छेड़छाड़ की जा रही हैं जो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब ने जो राह दिखाई है, जो रास्ता दिखाया है, हम उससे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये दिन 6 दिसंबर 1956 को देश के उस महापुरुष ने इस देश से अलविदा लिया, जिसने करोड़ों करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों की जो आवाज थे, जिन्होंने लोकतंत्र का एक सबसे मजबूत स्तंभ इस देश को देने का काम किया संविधान के रूप में। आज ऐसे महापुरुष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पूरे देश
आज जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है उनकी पुण्यतिथि पर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दून पुलिस ने अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजनों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम जानी है। पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्गों को किसी भी समय सहायता के लिए अपने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए और साइबर क्राइम से बचाव के प्रति जागरूक भी किया। बुजुर्गों ने दून पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए पुलिस कर्मियों को आशीर्वाद दिया। दून पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर सकें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा क्षेत्र के कालीगाड़ और शेरा गांव के आपदा प्रभावित 33 परिवारों को गैस चूल्हे और गैस सिलेंडर वितरित किए हैं। ये परिवार सितंबर माह में देवी आपदा से प्रभावित हुए थे और उनकी दैनिक जरूरतें प्रभावित हुई थी। मंत्री जोशी ने राहत सामग्री सौंपते हुए कहा कि सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री भाजपा नेहा जोशी, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां दून पुलिस ने डोईवाला क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 3 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी, नकदी 7,950 रुपए और एक ओप्पो मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों मोबाइलों में आपको बता दें, दोनों मामलों में वादियों ने घर से ज्वेलरी, नकदी और मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और सुराग रसी के आधार पर आरोपी गणेश गिरी निवासी ब्रह्मपुर रुड़की को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करना स्वीकार किया। सर ये जो है, मैंने पहले तो 4 महीने पहले शिकायत की थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी, 2 महीने हो गए लगभग, 9 अक्टूबर को। उस पर कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। फिर मैंने जो तहसील दिवस लक्सर में जो है 4 नवंबर को शिकायत करी डीएम साहब के समक्ष जाकर। उस पर एडीओ पंचायत ने जो है 3 दिन का समय मांगा था, उसमें कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है परसों 4 दिसंबर में जो है डीएम साहब के इसकी शिकायत की है, मुख्य विकास अधिकारी की शिकायत करी है। और जी अब देखता हूँ, अब मैं जो है पंचायत राज अधिकारी जो हरिद्वार, उनके पास जा रहा हूँ, उनसे भी बोल लूँगा। उनके मिला आज तक हम तो चाह रहे गांव में जमीन नहीं है, बैठक नहीं किसी गांव में रहा, बदात रुक जा, गांव का भविष्य सुधरेगा, किसी जागती बदात टिकट सुबह अच्छा लगा। अब लोग कहाँ टिकट दे रहे हैं? इसमें कूड़ी कुबाड़, कूड़ी गोस्से पात ने ये काम कर रखा, दारू पीनी, भांग पीनी, बैठक बना रखी, रात को 11-11 बजे तक बैठा। कौन जिम्मेदार बना? कोई मर गया, मैं अध्यक्ष ने यहाँ से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां माफ कीजिएगा, सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का मामला सामने आया है। सेठपुर गांव के शिकायतकर्ता सुभाष सैनी ने सीएम पोर्टल पर गांव में बने बारात घर पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामला दबाने की कोशिश की। सुभाष सैनी ने बताया कि बारात घर पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर बारात घर की सफाई का दावा किया, जबकि मामला उस जस का तस बना हुआ है। सुभाष सैनी ने जिलाधिकारी से फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है और अब देखना होगा कि जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के विकासखंड मोरी में रात्रि के समय ग्राम डामटी थुनार में एक आवश्यक भवन में आगजनी से 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने से गांव में चीख पुकार मच गई। इधर जिला परिचालन केंद्र उत्तरकाशी से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान डामटी थुनार द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पर तहसील मोरी के अंतर्गत डामटी गांव के हरपाल सिंह राणा पुत्र हरदयाल सिंह राणा के 3 मंजिला आवासीय भवन में आग लगने से सामान सहित 4 बकरियां, 15 मुर्गे और 2 खरगोश आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आवासीय भवन भी जलकर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 की प्रस्तावित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होनी थी। आयोग ने यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 4 दिसंबर को पारित आदेश के बाद लिया है। उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुआ। न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह सामान्य अध्ययन विषय के गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे। वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची जारी करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा लगातार गंभीर बना हुआ है। जहां जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर हमला करने के प्रकरणों ने चिंता बढ़ा दी है। वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में लगातार आक्रामक होने पर विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि दुखद तो है ही है अगर मानव पर कोई जानवर हमला करता है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से सुरक्षित बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि दुखद तो है ही है अगर मानव पर कोई जानवर हमला करता है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से गंभीर है
और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। आज कल मंत्री जी ने भी आदेश जारी किया है, टोल नंबर भी फ्री जो हमारा नंबर है उसको भी जारी करने का काम किया है और वहां पर टीम भी बनाई है और एक ऐसा नंबर जारी किया है कि अगर किसी को कहीं कोई जानवर दिखाई दे तो वो उनको फोन कर सकते हैं। पिंजरा लगाने का काम भी किया है, तारबाड़ करने का काम भी कर रहे हैं और हमारे जो फॉरेस्ट के अधिकारी है वो जंगलों में गश्त लगाने का काम कर रहे हैं। वहां पर जो हमारे ग्रामीण जो लोग हैं, जिन जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारे मंत्री जी ने बैठक भी करी और एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक करी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद अब उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जाएंगी। साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको देखते हुए हर एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश होगी। विशेष गहन परीक्षण को लेकर उत्तराखंड सभी जिलाधिकारियों, आईआरओज और बीएलओज को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाएं तथा लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी दें। पहले चरण में प्रदेश की मौजूदा मतदाता सूची में शामिल ऐसे मतदाताओं की पहचान की जा रही है जिनकी उम्र 40 वर्ष तक है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। इन्हें सीधे बीएलओ ऐप के माध्यम से मैप किया जाएगा। वहीं 40 वर्ष से अधिक के ऐसे लोग जिनका नाम 2003 की लिस्ट में दर्ज नहीं है, उनकी मैपिंग माता पिता या दादा दादी के आधार पर होगी। प्रोजनी कैटेगरी के तहत यह किया जाएगा। 2003 की मतदाता सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है ताकि नागरिक स्वयं भी अपने या अपने परिवार के पुराने रिकॉर्ड देख सकें। वहीं 2003 की सूची के आधार पर मतदाताओं की पहचान को लेकर विपक्षी दलों ने भी सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बेवी आर कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग सालों में इससे पहले 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में साल 2003 में एसआईआर किया गया था। आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे आयोग का उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथ के सापेक्ष 4,155 बीएलए की नियुक्त है। सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आवश्यक सहायता तुरंत मिल सके। वहीं विपक्ष ने एसआईआर को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का मानना है कि ये सब जनता को दस्तावेजों के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा पहले से ही मतदाता सूची से नामों को लेकर इधर उधर करने में माहिर है। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज़ एक पन्ना मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज़ संपर्क करेगी बीएलओ। ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा एक महीने में वो बीएलओ सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं, क्या हुआ है। साथ साथ में हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं जनपद राज्य में, उन सभी पार्टियों से हमने चर्चा किया, उनसे बैठक भी किया, इससे पहले भी किया हुआ है और उनसे अनुरोध किया था कि आप जो है अपने अपने जनपद अंतर्गत अपने अपने बूथों पर जो है आप एक बीएलए नामित कर सकते हैं, बूथ लेवल एजेंट, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। एसआईआर का क्या मतलब होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब आप वोटर लिस्ट को अच्छी तरह से उसकी सफाई करते हैं, मगर सफाई उनकी होती है जो मृत हो गए, उनके नाम हट गए। मगर यहाँ पर जो नागरिकता का एक एंगल ले आए हैं, इस तरह से लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो चिंताजनक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूँ, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परिवर्तित समाज के लोग देश के किसी भी कोने में है, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या, अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर भाजपा ने भी कांग्रेस पर हल्ला बोला और कहा कि कांग्रेस लगातार बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रही थी।
बंगाल में भी वो ऐसा ही आरोप लगा रही थी। अब बिहार के चुनाव परिणाम में साफ पता चलता है कि कांग्रेस के इस नारे ने खुद उनको ही नुकसान होने जा रहा है। एसआईआर में वही लोग बाहर हो रहे हैं जो कि अवैध रूप से दो जगह अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। यह सभी अवैध वोटर हैं। इनमें से बांग्लादेश से आए वो लोग हैं जो कि अवैध रूप से अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सत्ता अपनाने को लेकर एसआईआर से बौखला गई है। इसको लेकर एआईसीसी सदस्य करण महारा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानसभाओं में एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया, जिससे भाजपा की नीयत पता चलती है। आगे उन्होंने कहा कि जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना अभी से शुरू कर दिया। विपक्ष के जो नजदीक के लोग हैं उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को लिस्ट भेज रहे हैं ताकि उनके नाम काटे जा सके। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पहले ही बहुत दागदार है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में आज काम कर रहा है। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने एसआईआर में पारदर्शिता से काम करने की सलाह निर्वाचन को दी है। उस सरकार के दबाव में कोई काम ना करे। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज़ बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए। ऐसा कोई भी करता नहीं है और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आई भी नहीं है। देखिए, संपूर्ण देश भर में जो अभी एसआईआर हुआ है उसका केवल और केवल कारण ये है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध मतदाता इस देश का वोटर न बने, तो उसके वजह से विशेष संरक्षण उसका किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस हमेशा की तरह ही इसको भी एक नकारात्मक रूप में देखने लगी है और इस प्रकार से अभी एसआईआर के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, वो कांग्रेस अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम कर रही है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को एक ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर तैयारियों की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन समन्वय बनाकर चल रहा है ताकि भविष्य में कोई फिर बड़ी गलती ना हो। यही वजह है आप सभी जिलाधिकारी, ईआरओएस और बीएलओस को निर्देश दिए गए हैं कि वो मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाएं तथा लोगों को एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दें। इसके अलावा हर जिले और ईआरओ कार्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है ताकि मतदाताओं को सत्यापन, नाम जोड़ने या किसी त्रुटि के समाधान में तुरंत सहायता मिल सके। निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि आगामी एसआईआर प्रक्रिया सुचारू निष्पक्ष बिना किसी असुविधा के पूरी हो सके। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।